मुझे ऐसा लगता था कि बहुत छोटी संस्था है। जब धीरे धीरे इसमें पूरा ज्ञान मुझे हुआ तो यह लगा कि एकल बहुत बड़ी दुनिया है और इसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए। बच्चे योग के प्रति सचेत होते हैं, स्वयं तो सचेत होते ही हैं, अपने घर परिवार वालों को भी योग से जोड़ने का वे प्रयास करते हैं। हम लोगों के पढ़ाने का जो सिस्टम है, हम लोग पढ़ाते हैं का खा गा घा। का मतलब कहानी के माध्यम से पढ़ाना, खा का मतलब है खेल के माध्यम से पढ़ाना रुचिकर लगे, गा का मतलब है गीत गा गा के सिखाना नई नई चीज़ें, और घा का मतलब है घर घर संपर्क करना। एकल के आचार्य के लिए सबसे पहली चीज़ है कम से कम वो पहले हाई स्कूल था, अब इंटरमीडिएट तक उसकी पढ़ाई शिक्षा हो, उसी गांव का निवासी हो, स्वस्थ हो, वो मिलनसार हो, उसको आगे बढ़ने की, देश राष्ट्र के बारे में सोचने की थोड़ी चिंता हो। कहीं आरोग्य का काम हो रहा है, कहीं संस्कार शिक्षा का काम हो रहा है, कहीं जागरण का कुछ हो रहा है, तो ऐसे हम संपर्कित गांव में भी अपना कुछ न कुछ योजना चलाते हैं। पहले वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई संच में चलाता है, फिर उसके बाद अगर वो सफल हुआ तो पूरे देश में उसको फैलाने का योजना बनाई जाती है और इस शिक्षा की शिक्षा दे रहे हैं। संस्कार विहीन शिक्षा जो होती है वो मनुष्य को मानव बम बना देती है। कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता कि संस्कार, बिना संस्कार के शिक्षा दिया जाए। संस्कार युक्त शिक्षा के लिए एकल विद्यालय है और ये रहेगा और इसकी आवश्यकता सदैव रहेगी। 1989 में झारखंड से एक शैक्षणिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें गांव को आगे बढ़ाने का, गांव में शिक्षा पहुंचाने का एक अभियान शुरू हुआ और इस अभियान को शुरू हुआ श्याम जी द्वारा। लेकिन धीरे धीरे ये अभियान आज एक क्रांति के रूप में बदल गई और विगत 35 वर्षों में इस अभियान ने पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण और वनवासियों तक अपनी पहुंच बनाई है। वहां शिक्षण संस्थान खोले हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं और गाँव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतना व्यापक स्तर पर इस कार्य को करना, लोगों तक पहुंचना, बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, ये कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे सेवाव्रतियों का योगदान है। ऐसे ही एक सेवाव्रती हमारे साथ मौजूद हैं, ओम प्रकाश जी, जो विगत 18 वर्षों से एकल अभियान के लिए काम कर रहे। उसके पहले भी ये शिक्षा में योगदान दे रहे थे, विद्या भारती के लिए कार्य कर रहे थे और अभी भी एकल के साथ जुड़कर एकल की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको देख रहे हैं, आगे की योजनाएं बना रहे हैं कि और कैसे ये व्यवस्था बेहतर हो। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिल करके कुछ अपना विषय रखने का मौका मिला मुझे। सर, मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि आप विगत 18 सालों से जुड़े, उसके पहले विद्या भारती में थे। विद्या भारती से जब एकल में आए तो आपके परसेप्शन से एकल कैसा था, कैसा एकल को देखा और आज एकल कैसा है? नहीं, प्रारंभ में जब मैं एकल में आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत छोटी संस्था है, और लेकिन जब धीरे धीरे इसमें पूरा ज्ञान मुझे हुआ तो यह लगा कि एकल बहुत बड़ी दुनिया है और इसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए। और बहुत दिनों तक मैं समझ भी नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया तो इसके जो पंचमुखी शिक्षा है, पांचों आयाम के बारे में समझा और प्रशिक्षण का दायित्व मुझे मिला। प्रारंभ में MRD के नाम से रांची में ट्रेनिंग था, तो उसमें पंचमुखी शिक्षा का ट्रेनिंग मैं देने लगा तो बहुत अच्छा ज्ञान हुआ और लगा कि बहुत बड़ा ये संसार है ये। इसके पहले मुझे नहीं लगता था कि एकल विद्यालय इतना व्यवस्थित, इतना सुविचारित और इतना लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कोई संगठन होगा। आपने पंचमुखी शिक्षा की बात की, एक बार ज़रा हमें विस्तार से बताइए कि इस पंचमुखी शिक्षा में क्या है, एकल विद्यालयों का जो करिकुलम है वो क्या है? हाँ, एकल विद्यालय में पंचमुखी शिक्षा में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए है जिनकी आयु पहले 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए थी। बीच में जब नई शिक्षा नीति आई तब इसकी थोड़ा आयु में परिवर्तन किया गया, तब 4 से 10 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः इसे अब लेकर 4 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं। शिक्षित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, गांव में स्कूल तो जगह जगह हो गए हैं, लेकिन उन स्कूल में जो बच्चों को वास्तव में जीवन मूल्य की शिक्षा है, उनको जो एक अच्छे ज्ञान की शिक्षा है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो वहाँ पढ़ाए नहीं जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं तो केवल रटा दिए जाते हैं।
तो इसलिए हम लोगों ने जो प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से उनको हस्तशिल्प है, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं, जीवन मूल्यों की शिक्षाएं, संस्कार की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चे स्कूल जाने से अपना थोड़ा बचने की कोशिश करते थे, तो शिक्षा के प्रति रुचि जगाने का कार्य एकल विद्यालय बहुत बखूबी से कर रहा है। जरा मुझे एक लाइन से वो पांचों जो शिक्षा हम देते हैं और जो 7 विषय हैं वो कौन कौन से जरा बता दीजिए। हाँ, प्राथमिक शिक्षा में जो 7 विषय हमारे हैं वो बच्चों को पहले भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, सामान्य ज्ञान विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक एवं हस्तशिल्प और इसके साथ संस्कार शिक्षा, ऐसे 7 शिक्षाएं जो है हम बच्चों को सिखाते हैं। और इनमें भाषा ज्ञान के अंतर्गत हम लोग सामान्य उनको अपनी मातृभाषा से परिचित कराना, उनको ज्ञान देना। अंक ज्ञान में उनको गणित पढ़ाना, उनको पहाड़े ठीक से आ जाएं, फुटकर पहाड़े आ जाएं, द्रुत मौखिक आ जाए, सामान्य चीज़ें जो जीवन में प्रयोग होती हैं, जो आज विद्यालयों में बहुत अच्छे बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जैसे पैमाने हैं, ये है, इन सब चीज़ों को हम लोग गणित में सिखाते हैं। कुछ वैदिक गणित का भी हम लोग प्रयोग करके कुछ ऐसे फार्मूले बताते हैं जिससे बच्चे एकल विद्यालय की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से सामान्य ज्ञान विज्ञान है, जीवन मूल्यों में संस्कार लाने के लिए, समाज से परिचित कराने के लिए, राष्ट्र के प्रति परिचित कराने के लिए इन सब चीज़ों को सामान्य ज्ञान के अंतर्गत लाते हैं। फिर अपने परिवेश दर्शन के दृष्टि से हम लोग सामान्य विज्ञान के भी प्रयोग करते हैं, तमाम उनको प्रयोग सिखाते हैं कि देखो हवा दबाव कैसे डालती है या हवा में भार होता है, इन सब चीज़ों को विज्ञान में सिखाते हैं। इसी प्रकार खेल कूद स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक उसमें योग सिखाते हैं। योग का क्या महत्व है, योग के 8 अंग जो हैं हम इसको अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में सामान्य जानकारी देते हुए और फिर इनको जीवन में उतारने के लिए इनको समय समय पर जब अवसर मिलता है तो इन्हें उसके बारे में बताना और इसका अभ्यास भी कराते हैं, जिससे बच्चे योग के प्रति सचेत होते हैं। स्वयं तो सचेत होते ही हैं, अपने घर परिवार वालों को भी योग से जोड़ने का वे प्रयास करते हैं। आपने बताया कि जो शिक्षा है वो बहुत ऐसी शिक्षा है कि जिसमें बच्चे रुचि ले आए, पढ़ें और उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। तो एक चीज़, बड़ी चीज़ आती है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होगी वैसी सभ्यता संस्कृति असम के एक गांव में नहीं होगी। ठीक वैसे ही जो हिमाचल के एक छोटे से गांव में जो सभ्यता संस्कृति है वो कर्नाटक के गांव में नहीं होगी। तो इस विविधता के बीच जो करिकुलम बनता है, जो बच्चों का पाठ्यक्रम बनता है या जो योजनाएं बनती हैं, तो वो कैसे बनती हैं ताकि सिलेबस सेम रहे, बच्चों की रुचि आए और वो आगे बढ़े। हाँ, देखिए, हम लोग जो पहले प्राथमिक शिक्षा की पुस्तकें अपने आचार्यों को देते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसमें हम यह ऑप्शन करते हैं कि विभिन्न प्रांतों में जाएंगी तो विभिन्न भाषाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, वो परिवर्तित कराया जाता है। फिर साथ में ये छूट दी जाती है कि अपने यहाँ के रीति रिवाज, अपने यहाँ की परंपराएं, अपने यहाँ के महापुरुष को इसमें आप ऐड करिए, अपने यहाँ के तीज त्यौहार, अपने यहाँ के संसाधन, इसको भी इसमें ऐड करिए और वो बच्चों को बताइए, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो या असम का हो या हिमाचल का हो। तो वहाँ के महापुरुषों के बारे में, वहाँ के तीज त्यौहार के बारे में, वहाँ के भौगोलिक वातावरण के बारे में उनको हम अच्छे से पुस्तक में उनका वर्णन रहता है, स्थानीय आधार पर वो परिवर्तन करा दिया जाता है। एक अहम सवाल है जो एकल विद्यालयों को लेकर पूछता है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कोट किया कि जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती वहां एकल पहुंच जाता है। और प्रायः देखें तो लगभग सभी राज्यों में, सभी ब्लॉक में, सभी गाँव में एक सरकारी विद्यालय है। कुछ रिमोट एरियाज़ को छोड़ दें तो सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन उन सरकारी विद्यालयों के होते हुए भी वहाँ एकल कैसे काम कर रहा है, कैसे बच्चों तक पहुँच रहा है और कैसे अपनी योजनाओं का विस्तार कर रहा है। हाँ, हमारे एकल विद्यालय में आचार्य चूँकि उसी गांव का होता है और वो गांव की प्रत्येक स्थिति परिस्थिति को समझता है। साथ में हमारी समितियां भी होती हैं, ग्राम समिति होती है, वो भी प्रेरित करते हैं। और हमारे सेवाव्रती जो ऊपर के प्रशिक्षण प्रमुख लोग होते हैं, वो प्रशिक्षण प्रमुख भी गाँव तक जाते हैं। अभी अंचल प्रमुख योजना चली,
उसके माध्यम से तमाम हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका गाँव तक जाना होता है और गाँव में जा कर के हम उनको एक प्रकार से एकल अभियान के बारे में बताते हैं और इस प्रकार से सभी बच्चे अभिभावकों से संपर्क भी करते हैं। हम लोगों के पढ़ाने का जो सिस्टम है, हम लोग पढ़ाते हैं का खा गा घा। का खा गा घा का मतलब है, का मतलब कहानी के माध्यम से पढ़ाना, खा का मतलब है खेल के माध्यम से पढ़ाना रुचिकर लगे, गा का मतलब है गीत गा गा के सिखाना नई नई चीज़ें, और घा का मतलब है घर घर संपर्क करना। तो ये का खा गा घा के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कराते हैं, इसलिए एकल विद्यालय से सभी बच्चे बड़ी सरलता से जुड़ते हैं। एक सवाल और मैं इसी में जोड़ूंगा कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो बच्चे आते हैं कैसे, क्योंकि कभी भी नई जगह अगर हम कुछ भी स्थापित करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, चाहे वो छोटी सी दुकान हो या कुछ भी हो। जब हम पहली चीज़, तो जब एकल विद्यालय किसी गांव में स्थापित होता है तो उनमें किनका सहयोग होता है, कैसे विद्यालयों की संरचना होती है, कैसे विद्यालयों का चयन होता है, और उस विद्यालय की स्थापना, जैसे विद्यालयों के चयन से विद्यालय की स्थापना तक, ये क्या प्रोसेस है? हाँ, सबसे पहले हम लोग उस एरिया को चयन करते हैं जहाँ पिछड़ा है, या मान लिया जाए कि जहाँ संस्कार की कमी है, जो बहुत बैकवर्ड लोग हैं, या रिमोट एरियाज़ है जहाँ पर संस्कार नहीं पहुँच रहा है, और जो अति पिछड़े लोग हैं या वनवासी हैं, गिरिवासी हैं, जहाँ सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, या किसी प्रकार के वहाँ जो है अन्य समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं हैं, तो उसका चयन करते हैं। फिर वहाँ हम लोग देखते हैं कि वहाँ अपने व्यक्ति कौन है, किसी न किसी माध्यम से वहाँ प्रधान से मिलते हैं, या संघ का अगर क्षेत्र है तो संघ के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। फिर वहाँ ग्राम समिति का निर्माण करते हैं। ग्राम समिति को एकल अभियान के बारे में बताते हैं तो उनके अंदर ये रुचि जागृत होती है कि अगर यह विद्यालय हमारे गांव में हो जाए तो हमारे गांव में भी बच्चे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राम समिति का निर्माण करते हैं, और फिर उसके पश्चात तब हम आचार्य का चयन करते हैं। आचार्य के चयन के लिए भी हम 3 लोगों को बुलाते हैं, और उसमें जो हमारे मानदंडों को पूरा करता है उसका मैं चयन करते हैं, और चयन करने के पश्चात फिर उसे हम आचार्य का प्रशिक्षण देते हैं, चयन वर्ग करते हैं, फिर उसको आचार्य का प्रशिक्षण देते हैं। ये आपने एक वर्ड यूज़ किया, मानदंड। तो एकल के आचार्य होने के मापदंड क्या है, कैसे आचार्य चुने जाते हैं? हाँ, आचार्य, एकल के आचार्य के लिए सबसे पहली चीज़ है कम से कम वो पहले हाई स्कूल था, अब इंटरमीडिएट तक उसकी पढ़ाई शिक्षा हो, उसी गांव का निवासी हो, स्वस्थ हो, वो मिलनसार हो, उसको आगे बढ़ने की, देश राष्ट्र के बारे में सोचने की थोड़ी चिंता हो। तो ऐसे व्यक्ति का हम लोग चयन करते हैं जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा हो, उसके अंदर कोई सामाजिक बुराई न हो। तो ऐसे कार्यकर्ता को भले ही वो हाई स्कूल बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से पास नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको प्रशिक्षण दे करके हम एक योग्य आचार्य बनाते हैं। ये तो बात हो गई एकल विद्यालयों के आचार्यों की। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो विद्यालय हैं, तो जैसे एक ब्लॉक में सिर्फ एक गांव में एक विद्यालय का कॉन्सेप्ट है, तो अगला विद्यालय कितनी दूरी पर होता है, उसका चयन कैसे? सामान्य रूप से एक ब्लॉक में हम लोग 30 विद्यालय रखते हैं, लेकिन उन 30 विद्यालयों के लिए पहले सर्वे होता है 120 गाँवों का। 120 गाँवों को सर्वे करने के बाद फिर उसमें हम जो है 30 गाँव चयन करते हैं। उन 30 गाँव में हम विद्यालय खोलते हैं, जहाँ और प्रयास ये रहता है कि एक ग्राम सभा में एक ही विद्यालय खोला जाए, जहाँ आचार्य सुलभ हो जाते हैं, ग्राम समिति बन जाती है। तो एक गांव में तो हम विद्यालय चलाते हैं, बाकी उसके आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ एकल अभियान की कोई न कोई शिक्षा, जिसको हम संपर्कित ग्राम कहते हैं, कहीं आरोग्य का काम हो रहा है, कहीं संस्कार शिक्षा का काम हो रहा है, कहीं जागरण का कुछ हो रहा है, तो ऐसे हम संपर्कित गांव में भी अपना कुछ न कुछ योजना चलाते हैं। तो इस प्रकार से हम गांव का चयन करते हैं। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना हो गया है, थोड़ा सा हम डिजिटलाइजेशन की ओर भाग रहे हैं, और बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि अब जो इंटरनेट है, मोबाइल है, वो गांव तक भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में एकल के लिए जो डिजिटल क्रांति है, वो एकल क्या उसको अडॉप्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो एकल किस माध्यम से कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई साहब आपने। एकल अभियान देखिए बहुत ही अपडेट संगठन है। ये समाज को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने में जो परिवर्तन कर लेता है, इसलिए बहुत ही सफल होता, क्योंकि एकल अभियान में ये शिक्षा को लाया गया। और आज ये शिक्षा यहीं उत्तराखंड से प्रारंभ हुई थी, नानक मत्था संच से, और पूरे देश में लगभग 140 संचों में ये शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें टैबलेट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को
ई शिक्षा के प्रति या डिजिटल बनाने के लिए हम लोग ई शिक्षा का जो है इसमें एकल में अभियान में जोड़ा गया है। हमारा एकल संस्थान इस दिशा में काम करता है। पहले वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोई संच में चलाता है, फिर उसके बाद अगर वो सफल हुआ तो पूरे देश में उसको फैलाने का योजना बनाई जाती है। और आज 120 संचों में हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप से हट करके और ई शिक्षा की शिक्षा दे रहे हैं। और हमारे जो एकल संस्थान के लोग हैं उनकी सोच तो ऐसी है कि एक न एक दिन हम पूरे 1 लाख विद्यालयों में इस शिक्षा को हम लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि हम जैसे जैसे विद्यालयों का विस्तार हो रहा है, अपडेशन के साथ जा रहे हैं, तो आगे हमारी क्या योजना है अगले 10 सालों में? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी 2047 तक और देशवासियों ने भी एक सपना लिया है विकसित भारत का, उन्नत भारत का। तो इसमें एकल का क्या योगदान रहने वाला है? एकल विद्यालय जो अगले 10 साल में आप उनको कहाँ देखते हैं? उनकी संख्या, उनके पाठ्यक्रम, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एकल विद्यालय के उपदेयता को हम कभी कम करके नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि आज पूरे विश्व में शिक्षा तो बहुत तरह से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा हम मोबाइल से भी प्राप्त कर सकते हैं, डिजिटल भी प्राप्त कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार विहीन शिक्षा जो होती है वो मनुष्य को मानव बम बना देती है। तो संस्कार युक्त शिक्षा देने का कार्य जो एकल अभियान कर रहा है, इसकी प्रासंगिकता मुझे लगता है सदैव रहेगी। और संस्कार की को कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता कि संस्कार, बिना संस्कार के शिक्षा दिया जाए तो कोई भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा के लिए एकल विद्यालय है और ये रहेगा और इसकी आवश्यकता सदैव रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एकल के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। तो ये थे ओम प्रकाश जी जो केंद्रीय सह अभियान प्रमुख हैं, और इन्होंने बड़े विस्तार से बताया एकल के कार्यों को, एकल के क्रियाकलापों को, विद्यालयों के चयन से लेकर आचार्यों के चयन को लेकर। तो एकल अभियान कैसे काम कर रहा है, भारत के 29 राज्यों में इस संगठन का जो विस्तार हो चुका है, और आगे भी एकल ऐसे ही कार्य करता रहेगा और शिक्षा की जो ज्योति है वो जलाता रहेगा।